जो सबसे बड़ी खबर है वो है कोरोना का नया स्ट्रेन, कोरोना की वैक्सीन और स्ट्रेन से के अलावा बच्चों को लेकर भी एक नई खबर आई है। तो अभी इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है। मेरे साथ इस वक्त एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया साहब। रणदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, उस दौर में जब भारत में केसेस कम होने लग गए हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में कोरोना पर काबू पा लिया गया है, उस वक्त एक नई खबर चिंता में डालने लग गई है और वो खबर है कोरोना के नए स्ट्रेन से जुड़ी हुई कि देखिए अब नया स्ट्रेन आ गया है। लंदन में तो वहां पर ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। दुनिया के कई देशों ने और भारत ने भी इंक्लूडिंग ब्रिटेन से अपनी फ्लाइट्स को बैन कर दिया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा खतरा बन जाए। तो बतौर एक्सपर्ट सर, आपका क्या कहना है, कितना बड़ा खतरा है ये और कितना सचेत रहना चाहिए इससे? तो आपकी बात सही है कि एक नया वेरिएंट या स्ट्रेन आया है जो म्यूटेट करके साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रिपोर्ट किया गया है। और उन्होंने ये पाया है कि जब उन्होंने इस स्ट्रेन को देखा, इसकी जेनेटिक सीक्वेंस को देखा, तो जहाँ जहाँ पे इनके केसेस बढ़ रहे थे वहाँ पे ये जो वेरिएंट स्ट्रेन था इसके ये वाला ही वेरिएंट स्ट्रेन ज़्यादा पाया जा रहा था। तो इस को देख के उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये जो स्ट्रेन है जिसमें मल्टीपल म्यूटेशंस हैं और स्पाइक प्रोटीन पे भी म्यूटेशन है, ये एक ज़्यादा इन्फेक्शियस स्ट्रेन बन गया है। इससे मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, डेथ्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि जैसे आपने कहा कि भारत में अब केसेस कम हो रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम ये ऐसी स्थिति पे हैं कि हमारी जो रिकवरी रेट भी अच्छा है और केसेस दिन बर दिन कम हो रहे हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ये वाला जो स्ट्रेन है ये हमारे देश में ना आए और ज़्यादा ना फैले, जिससे फिर एकदम केसेस ना बढ़ें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक तो सब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो, अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग हो जिससे पता चले कि नया स्ट्रेन है या नहीं है। और दूसरा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, हैंड वॉशिंग की बात है, वो अब और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमें इस स्ट्रेन को आगे फैलने से रोकना है तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल मायने रखती हैं। और मुझे लगता है कि कई बार एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि वैक्सीन आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्क ना लगाएं, आप कोरोना की गाइडलाइंस का पालन ना करें। लेकिन सर, क्योंकि नए स्ट्रेन को लेकर अभी बहुत जानकारी है नहीं, आपने खुद कहा कि इन्फेक्शियस बहुत है लेकिन मोर्टेलिटी के बारे में अभी कोई बहुत अच्छी जानकारी इसके बारे में है नहीं। तो एक थ्योरी ये भी आ रही है कि वैक्सीन, जो मौजूदा वैक्सीन बनाई गई है वो पुराने स्ट्रेन को लेकर बनाई गई है या पुराने कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई है। ये नए स्ट्रेन पर ये वैक्सीन काम करेगी कि नहीं काम करेगी, जो मौजूदा वैक्सीन ट्रायल फेज में है या कई देशों ने जिनको रोल आउट कर दिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो वायरस जो है ये म्यूटेट करते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो म्यूटेशन हुआ है वो ऐसे म्यूटेशन लेवल पे होता है कि जो वैक्सीन बनी है वो कामयाब नहीं होती और नई वैक्सीन बनानी पड़ती है। हर साल अगर हम फ्लू की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, हमें 9-10 साल पहले स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक हुआ था, तो उसकी वैक्सीन जो है वो हर साल नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि वो हर साल इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो चेंज हो जाता है, जिसको हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है। लेकिन कोविड जो कोरोना वायरस है उसकी म्यूटेशन इतनी जल्दी नहीं होती, वो स्लो होती है। और अभी जो इस नए वेरिएंट की म्यूटेशन है, जो साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की है, उससे ये लगता है कि ये उस स्पाइक प्रोटीन के हिस्से पे है जहाँ पे वैक्सीन का असर अभी भी रहेगा, क्योंकि जो हम वैक्सीन बना रहे हैं वो मल्टीपल साइट पे एक्ट करती है। वो कई साइट पे एक्ट करके एंटीबॉडीज बनाती हैं और जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगती है उसको प्रोटेक्शन देती हैं। तो अभी तक ये लगता है कि ये वैक्सीन अभी भी कामयाब होगी, लेकिन हमारे को और डेटा चाहिए। हमें पता है कि यूके में वैक्सीन अभी भी रोल आउट हो गई है, लोगों को वैक्सीन लग रही है। तो अब यही देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है और वो अगर उस एरिया में है जहाँ पे ये स्ट्रेन ज़्यादा पाया जा रहा है, तो उनको प्रोटेक्शन इस स्ट्रेन से मिल रही है या नहीं, उससे हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। अच्छा, और क्योंकि हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि यूके में रोल आउट शुरू हो चुका है। खुद स्वास्थ्य मंत्री अभी हाल ही में कई बार बोल चुके हैं कि जल्दी वैक्सीन भारत में भी आ जाएगी। तो क्या ये उम्मीद करें कि 2020 जाते जाते हमें वैक्सीन जैसे कोरोना देकर गया वैसे वैक्सीन देकर जाएगा, या उसके लिए 2021 का इंतजार करना पड़ेगा? कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन अगर आप दे पाएं सर। तो वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं, फेज 3 ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट का ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें फॉलोअप ही चल रहा है। भारत बायोटेक का भी ट्रायल जो है वो अंतिम चरण पे है। सीरम इंस्टीट्यूट वाले जो है उनको डेटा चाहिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, क्योंकि सबसे पहले अगर वैक्सीन हमारे देश में आनी है तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़
जो वायरस की सेफ्टी और एफिकेसी को देखते हैं, उनको अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा कि ये वायरस सेफ है, ये इफेक्टिव है। वो ये भी चाह रहे हैं कि जो लार्जर डेटा है, जो ये हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो भारत में भी ट्रायल हुआ है, वो ट्रायल और देशों में भी हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी हुआ है, यूके में भी हुआ है, ब्राजील में भी हुआ है, उसका डेटा भी आ जाए। और जो एस्ट्राजेनेका ने रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है यूके में जो एप्लीकेशन फाइल की है, वो भी वहां से अप्रूव हो जाए, तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये वैक्सीन सेफ है और एफिकेशियस है, और जल्दी से उसको हमारे देश कोई में भी टाइमलाइन क्लियरेंस सर मिल हमारे जाएगी। दर्शकों को, जब तक वो माने कि इस दिन हमें पहली डोज मिल जाएगी? तो मेरी उम्मीद तो यही है कि साल के अंत तक हमें वैक्सीन की रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल के पहले या दूसरे हफ्ते तक तो डेफिनेटली मिल जानी चाहिए। और उसके बाद फिर हमारे एक बहुत बड़ा जो अभियान है कि सब लोगों को वैक्सीन लगानी है प्रायोरिटी के बेसिस पे, वो शुरू होगा। और अगले साल के शुरू के कुछ महीनों में काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, जिससे केसेस भी कम होंगे और हमारी मोर्टेलिटी भी कम होगी। सर एक बार फिर से उसी स्ट्रेन पर आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है इस वक्त पूरी दुनिया में और भारत में भी चिंता है उसको लेकर। तो आप बता सकते हैं कि वो स्ट्रेन कहां तक फैल चुका है, स्पेशली भारत में क्या कोई इसकी मौजूदगी की कोई खबर है? क्योंकि ब्रिटेन से जो फ्लाइट्स आई हैं उनमें कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो उनमें क्या वो नया स्ट्रेन मिला है, नहीं मिला, इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप? तो देखिए, उस स्ट्रेन को पता करने के लिए कि ये नया स्ट्रेन है नहीं, उसके लिए हमें जेनेटिक सीक्वेंस करने की ज़रूरत है। और जो लोग आए हैं जो पॉजिटिव हुए हैं, उनके सैंपल लिए गए हैं और वो अब जेनेटिक सीक्वेंसिंग उनकी की जाएगी। उन सबको अलग से आइसोलेट किया गया है, जिससे उनसे किसी और को ना इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन आगे ना फैले। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है जब तक वो डेटा नहीं आएगा कि इनको कोविड जो है पुराने स्ट्रेन से हुआ है या जो नया म्यूटेंट स्ट्रेन है उसके कारण हुआ है। और अगर हम अपना डेटा देखें, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा देखें, तो हम कहीं ऐसे देख नहीं रहे कि एकदम केसेस बढ़ गए हैं हमारे देश में, स्पेशली शहरों में, क्योंकि ज्यादातर लोग जो बाहर से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं या यूरोप से आ रहे हैं, वो मेजर सिटीज में आ रहे हैं। वहां पे कोई ऐसा सडन सर्ज या इंक्रीज इन केसेस नहीं देखा जा रहा। तो एपिडेमियोलॉजिकली लगता है कि शायद इतना ज्यादा ये नया स्ट्रेन हमारे देश में नहीं आया है। लेकिन डेफिनेटली कहने के लिए हमें और इसमें टेस्ट करने पड़ेंगे। जो सैंपल आ रहे हैं उनके हमें जीनोमिक एनालिसिस करके उसका जीनोमिक सीक्वेंस देख के आइडिया होगा कि हमारे देश में ये नया स्ट्रेन आया है या नहीं आया है। सर एक और डर कहीं ना कहीं लॉकडाउन का लगने लग गया है, क्योंकि आपने खुद बताया कि इंग्लैंड में कई जगहों पर या ब्रिटेन में कई जगहों पर लॉकडाउन लगाना पड़ा और कई देश अब लॉकडाउन की तरफ, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में भी आप देख लीजिए, कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन अभी भी लगाया हुआ है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है फिर से एक बार। तो क्या माने कि ये जिस तरह से नए स्ट्रेन के बारे में खबरें आ रही हैं या जिस तरह से कोरोना के एक बार फिर से फैलने की बात सामने आ रही है, एक बार फिर से क्या देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है? अभी मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर हम हमारे केसेस की तरफ नजर डालें तो हमारे केसेस इतने ज्यादा नहीं हैं और दिन भर दिन हम कम हो रहे हैं, हमारी रिकवरी रेट भी कम हो रही है। तो अभी ऐसी कोई स्थिति लग नहीं रही कि हमें घबराने की बात है या हमारे को ऐसे लगे कि हमारे केसेस एकदम बढ़ रहे हैं, हम उस लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमें सतर्क रहना है, हमें अपने एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, सर्वेलेंस और टेस्टिंग पूरी जोरों से रखनी है और लोगों को अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क लगाना है, क्राउड अवॉइड करें और 2 गज की दूरी रखें, हाथ अपने रेगुलरली धोएं, वो पूरी तरह से अब करने की जरूरत है। अगर हम ये कुछ दिन कर पाएंगे तो वैक्सीन भी आ जाएगी और इस जो नया स्ट्रेन आया है इससे हम काफी हद तक राहत पा पाएंगे। लेकिन सर देखिए, देश इस वक्त आपको सुन रहा है और नए स्ट्रेन को लेकर देश के लोगों में बड़ा डर है, एक दहशत टाइप की है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताइए कि वो इस वक्त उनके डर को दूर करने के लिए या संशय को दूर करें आप। इसीलिए हम आपसे इसमें लाइव बात करें टेलीविजन पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चीन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा कि उसने कोरोना वायरस को दुनिया के बारे में बताने में दुनिया को बहुत देरी की और शायद इसलिए दुनिया उसकी चपेट में इतनी ज्यादा आई। अगर वक्त रहते बताता तो शायद इस तरह वायरस नहीं फैलता। क्या ये जो नया स्ट्रेन है इसके बारे में हमें वक्त रहते पता चल गया है या ये हम माने कि हो सकता है वैसी कहानी फिर से दोहराने को मिले, क्योंकि कई देशों में यह स्ट्रेन पहुंच चुका है ब्रिटेन से निकलकर? बिल्कुल, तो ये जो स्ट्रेन है ये ब्रिटेन में 20 सितंबर को उन्होंने देखा था और ये हमें समझना चाहिए कि तब जैसे म्यूटेशन हम और स्ट्रेन में देखते हैं तो ये वाला भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था। इससे पहले भी कई और म्यूटेशन इस कोरोना वायरस में हो चुके हैं, उसमें लिटरेचर भी आ चुका है। कुछ महीने पहले एक दफा ये भी खबर फैली थी कि स्पेन में म्यूटेशन हुआ है और उससे बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में जब लोगों ने डेटा एनालाइज किया तो ये देखा कि वहां पे टूरिस्ट ज्यादा आए थे और उसके कारण केसेस बढ़े थे, कोई नया जो स्ट्रेन नया वहां पे था उसके कारण नहीं हुआ था।
तो मेरा ये मानना है कि अभी इतने घबराने वाली बात नहीं है। ये जो ऑब्जर्वेशन साउथ ईस्ट इंग्लैंड में हुई है, उसमें उन्होंने डेटा यही देखा है कि जैसे जैसे वहां पे उनके केसेस बढ़े हैं, वहां पे नया स्ट्रेन भी उन्होंने पाया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्रिसमस सीजन है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसके कारण भी वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। और यूरोप में भी यही हो रहा है कि क्योंकि केसेस एकदम बढ़ गए हैं, क्योंकि वहां पे भी अब उनका फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, जैसे हमारे यहाँ दुशहरा दिवाली में हुआ था। तो अभी हमें और डेटा चाहिए कि ये कहने सर के लिए लेकिन जो आपने स्ट्रेन तारीख के बताई कारण ही उससे हो तो रहा है, 2 महीने ज्यादा पर ये हो, करीब करीब ज्यादा हो चुके हैं। सतर्क रहना चाहिए। आपने कहा 20 सितंबर, आज हम बात कर रहे हैं करीब 2 महीने बाद। तो उन 2 महीनों के दौरान तो ब्रिटेन से लोग पता नहीं कहां कहां चले हो गए होंगे। एक स्टडी है कि दिल्ली में भी करीब 7,000 लोग आए हैं। फिर तो ये पता नहीं कहां कहां चला गया होगा स्ट्रेन, और भारत में भी लेकिन होगा। जब हम 20 सितंबर की बात कर रहे हैं, तब केसेस बहुत कम थे। ये एक्चुअली तब उनके केसेस के नंबर बहुत कम था। ज्यादा डोमिनेंट स्ट्रेन जो था, जो हम कह रहे हैं, वो पुराना वाला स्ट्रेन था। तब उन्होंने कुछ लोगों में ये स्ट्रेन पाया था और उनको ऐसा लगा नहीं था कि ये स्ट्रेन डोमिनेंट स्ट्रेन हो जाएगा। जब उन्होंने अपना डेटा अब दिसंबर में देखा और देखा कि केसेस जैसे बढ़ रहे हैं कुछ एरियाज में, कैंट एरिया में जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में है, वहां का जब डेटा देखा और वहां का डेटा इस ट्रेन के साथ कोरिलेट किया, तो उनको लगा कि ये जो केसेस यहाँ पे बढ़े हैं इस ट्रेन के कारण है। इसलिए उन्होंने सारी दुनिया को सतर्क किया कि हमने ये पाया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले केसेस जो थे वो पुराने स्ट्रेन के कारण ही देखे जा रहे थे, ये वाला जो स्ट्रेन इतना डोमिनेंट नहीं था। तो ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। सितंबर में तो कोई उनके तरफ से कह ही नहीं सकता था कि ये वाला स्ट्रेन जो है ये इतना ज्यादा फैलेगा। नहीं तो उन्होंने अपनी तरफ से ही वहां पे उसको फैलने से रोकने की कोशिश करनी अच्छा, तो आप शुरू क्या कर दी। कहेंगे कि जो लोग पिछले 1-2 महीने में ब्रिटेन से भारत आए हो और वो इस वक्त देख रहे हो आपको, या वो लोग अगर आपके इस इंटरव्यू को बाद में सुने, तो उनको आप क्या कहेंगे? क्या उनको अब आगे आकर खुद की जांच करानी चाहिए, चाहे कोई सिम्टम हो या ना हो, या क्या करना चाहिए? नहीं, अगर कोई व्यक्ति 2 महीने पहले आया है, तो उसका तो इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया, उसको तो कोविड अब हो ही नहीं सकता। एक्सपोजर उस वायरस से तो हो ही नहीं सकता। हमें यह समझना चाहिए कि अगर किसी को एक्सपोजर हुआ है, तो अगर उसको बीमारी होनी है, तो वो 2 दिन से 14 दिन तक हो जाएगी। 14 दिन के बाद उसको अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो उसको फिर कोविड नहीं हो सकता, उसको एक्सपोजर नहीं हुआ है। इसलिए हम पिछले 14 दिन में जो लोग आए हैं, उनकी उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले अगर किसी को कोविड हुआ था और वो ठीक हो गया है, तो उसका हमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। मतलब और अगर कोई हफ्ते भर पहले आया हो तो सर? तो अगर कोई हफ्ते भर पहले आया हो तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। और हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई हफ्ते भर पहले आया है और उसके कोविड के लक्षण होते हैं, तो उसको इमीडिएटली हेल्थ अथॉरिटीज को बताना चाहिए कि मैं इंग्लैंड से आया हूं और मेरे को ये लक्षण है। अपने नाम देने चाहिए कि देखिए मैं हफ्ते भर में आया हूं और आप आइए यहाँ पर अपना जांच करानी चाहिए। सर एक सवाल और बताया, भारत में भी कई वैक्सीन बन रही हैं। ये जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, इन्होंने कहा है कि वो हफ्ते भर में नए स्ट्रेन के लिए भी वैक्सीन डेवलप कर लेंगे, या उनकी वैक्सीन में हफ्ते भर में कुछ ऐसा जोड़ेंगे जो नए स्ट्रेन पर भी कारगर होगा। तो मेरा सवाल ये है कि इसके अलावा भी आपको जो दूसरी वैक्सीन बन रही हैं, जो एसआईआई जो वैक्सीन बना रहा है, ये नए स्ट्रेन पर कितनी कारगर दिखती हैं आपको? तो जो सीरम इंस्टीट्यूट का डेटा है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का, उनका ये मानना है कि अभी भी जो वैक्सीन बनाई है उन्होंने, वो स्पाइक प्रोटीन के उस हिस्से पे एक्ट करती है जहां पे अभी म्यूटेशन नहीं हुआ है, और इसलिए ये असरदार रहेगी। लेकिन जैसे जैसे म्यूटेशन आएगा, और ये अभी की बात नहीं है, जैसे हम अगले साल में जाएंगे और हम वैक्सीन बनाएंगे, हो सकता है कि बाद में भी वायरस म्यूटेट करे और हमें वैक्सीन को कुछ हद तक मॉडिफाई करना पड़े, जिससे वो इफेक्टिव म्यूटेंट स्ट्रेन के साथ भी इफेक्टिव हो। तो ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। जैसे वायरस चेंज करेगा, हमें अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, और उसी तरह से जो है वैक्सीन नए सिरे से या नए टाइप की बना। एक आखिरी सवाल, सरकार की तरफ से कहा गया कि बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है, और जो अभी सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी उसमें बच्चे नहीं शामिल किए जा रहे हैं। तो क्या मतलब बच्चों को खतरा कम है, या बच्चों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा सबसे पहले वैक्सीन देने में? तो इसमें 2 चीजें हैं। सबसे जो भी वैक्सीन ट्रायल होती हैं, उसमें 2 ग्रुप्स हैं जो इंक्लूड नहीं की जाते शुरू में, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि वो बिल्कुल सेफ है, और वो है बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। और जब तक हम इन पे ट्रायल नहीं करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों में, क्योंकि ये ग्रोइंग चिल्ड्रन है, इनकी जेनेटिक चेंजेस आ रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, इसलिए अभी तक इस पे ट्रायल नहीं हुए। अब जाके बच्चों में कोविड वैक्सीन की ट्रायल शुरू हुए हैं। जब उसका डेटा आएगा, तभी हम ये वैक्सीन कह पाएंगे कि बच्चों में भी सेफ है। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि ये वैक्सीन बच्चों में सेफ है या प्रेग्नेंट वुमेन में सेफ है। दूसरी चीज ये है कि एक अच्छी बात ये है कि ये जो वायरस है, ये बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस करता है,
और प्रेगनेंसी में भी इसने इतना कोई ज़्यादा असर नहीं दिखाया है। इसलिए हम ये भी मान सकते हैं कि इन लोगों में इतना हाई रिस्क नहीं है जैसे ओल्डर एज ग्रुप में है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जो नए स्ट्रेन के ऊपर आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हुए, उन सारे सवालों का जवाब देते हुए जो हमारे मन में है, जो आपके मन में है, लेकिन उन्होंने साफ कहा सावधानी अभी बरतनी है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और बिल्कुल इसमें ढिलाई नहीं करनी है और नए स्ट्रेन को लेकर सरकार नजर बनाए हुए है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।